तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बैटल ग्राउंड को, जहाँ पर दो लोगों का आपस में मुकाबला होने वाला होता है। उन दो लोगों में से एक योंग फाई होता है और दूसरी तरफ उसका अपोनेंट होता है। तो सब लोग योंग फाई को चेयर कर रहे होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। और जैसे ही वो बैटल शुरू होती है तो योंग फाई का अपोनेंट अपनी सोर्ड लेकर सीधा उसकी तरफ आता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, मगर योंग फाई अचानक से गायब हो जाता है। तो वो उसका अपोनेंट उसे हर जगह तलाश करता है, जिसके बाद योंग फाई बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है और फिर अपने हाथ से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो एनर्जी ड्रैगन का उस पर अटैक करता है। तो वो एनर्जी ड्रैगन उस अपोनेंट को घसीटते हुए दूर तक ले जाता है और एक पहाड़ पर दे मारता है, जिसके बाद ये मैच खत्म हो जाता है और योंग फाई ये मैच जीत जाता है। तो योंग फाई का अपोनेंट बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मगर दूसरी तरफ योंग फाई के जीतने पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और खास तौर पर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई अपने फादर के सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि फादर, आपने मुझे बुलाया था क्या? तो उसके फादर के हाथ में वही तीर कमान होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसका फादर वो तीर कमान सीधा उसके पास भेजता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा है। और क्या तुम इस मैजिक वेपन के बारे में जानते हो? ये मैजिक वेपन हमारी चैन फैमिली का है, जो कि हम एक के बाद दूसरी जनरेशन को देते जा रहे हैं। ये कमान कोई आम कमान नहीं है, इसे एक मैजिकल ट्री की फर्स्ट रूट से बनाया गया है और इसकी पावर का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आज से ऑफिशियली ये वेपन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो योंग फाई उस वेपन की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसका फादर कहता है कि तुम इसे रख लो, कभी न कभी तुम्हें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो योंग फाई कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं किसी वेपन पे रिलाई नहीं करना चाहता और एक इमोर्टल गॉड बनने के लिए इस चीज का सहारा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो उसका फादर कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि यहाँ पर कितने ज्यादा डेंजरस लैंड्स हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस तरह की मुश्किल सिचुएशन फेस करनी पड़ेंगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं होगा, तब ये वेपन तुम्हारे काम आएगा। तो योंग फाई अपने फादर की बात मान लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस वेपन को पकड़ लेता है, जिससे वो वेपन भी योंग फाई को पहचान जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ योंग फाई प्रिंसेस न्यू को बचाने के लिए उस ड्रैगन से दूर ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जैसे ही उनके करीब आ जाता है तो योंग फाई तीर को जोर से छोड़ देता है। तो वो तीर घूमता हुआ सीधा उस ड्रैगन के मुंह में आके लगता है, जिससे एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर हर तरफ रेड कलर की एनर्जी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की आवाज चैन को सुनाई देती है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही लेजेंडरी कमान की पावर है। और दूसरी तरफ हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस तीर के लगने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर योंग फाई प्रिंसेस को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आता है। तो योंग फाई को देखकर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो उसे अपनी जान बचाने का थैंक यू कहती है। और दूसरी तरफ शूलियान वो बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर इसने वो लेजेंडरी वेपन उठा कैसे लिया? तो प्रिंसेस जैसे ही उसे थैंक यू कहती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो भागते हुए उस तीर कमान को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसेस से कहता है कि फिर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद शूलियान प्रिंसेस से कहती है कि वो तो हमारी कमान भी ले गया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से योंग फाई को देखते हैं, जो कि जंगल में भागता हुआ जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद उस वेपन को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 10,000 साल के बाद भी मुझे पहचानता है। और फिर योंग फाई उस ड्रैगन से कहता है कि क्या हुआ, तुम प्रिंसेस के साथ नहीं रहना चाहते? वो तो तुम्हें अच्छा खासा खिलाती पिलाती है। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे आजादी अच्छी लगती है और वैसे भी मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। तुम भले ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, पर फिर भी तुम बहुत ही अच्छे हो। तो ये सुनकर योंग फाई कहता है कि ठीक है, ज्यादा तारीफों की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊँ? तो वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मुझे पता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और अब मुझे मरने का कोई भी डर नहीं और आज से मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तो वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी भागते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से फिर योंग फाई एक जाल में फंस जाता है, मगर वो ड्रैगन किसी तरह बचकर निकल जाता है और योंग फाई का वो वेपन वो भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वेपन के पास कोई आता है और उसे उठा लेता है। जिसके बाद हम प्रिंस चेन को देखते हैं, वो उस वेपन को उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही लाजवाब वेपन है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंग फाई प्रिंस के साथ होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और वो प्रिंस उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन
और वो प्रिंसेस कहाँ है। तो यंग फाई उसे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तो और तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। तो यंग फाई के इस तरह बात करने पर शेन के सिपाही को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम जानते नहीं कि ये वायु किंगडम का थर्ड प्रिंस है। तो यंग फाई हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो ये सुनकर उस सिपाही को और भी गुस्सा आता है, मगर शेन उसे रोकने के लिए कहता है और फिर शेन खड़ा हो जाता है और उससे खुद पूछता है कि मेरे छोटे भाई, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये तीर कमान तो चू टाउन का लेजेंडरी वेपन है और वो प्रिंसेस तुम्हें कभी भी ये तीर कमान अपनी मर्जी से नहीं देगी। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये चुराया है। तो ये सुनकर यंग फाई को फिर से शर्मिंदगी होती है और वो कहता है कि अभी बड़ी मुश्किल से ही उस प्रिंसेस के जाल से मैं निकला था और फिर ये प्रिंस आ गया। और वो गॉड से कहता है कि आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन का एक सिपाही उससे आकर कहता है कि अब हमें ये लेजेंडरी कमान मिल चुका है, तो अब हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें योंगचू बॉर्डर तक पहुंचना है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हम उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि शायद उसमें अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। हम लोग बस इस वेपन के जरिए उस सिटी तक दाखिल हो सकते हैं। और फिर वो लोग उस वेपन के ऊपर कपड़ा डालकर उसे छुपा देते हैं। जिसके बाद यंग फाई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों की सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो शेन दिल ही दिल में कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें खुद ही उस प्रिंसेस के हाथों पकड़वाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस न्यू शूलियन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो यंग फाई एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है। तो प्रिंसेस उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्या आपके पास अभी भी टाइम है कि ये बैठकर चाय पी रहा है। तो वो गुस्से में उसके पास आकर कहती है कि बदबूदार नौकर, तुम बहुत ही बहादुर हो। जिसके बाद प्रिंस न्यू का नाम पुकारता है। तो न्यू देखती है कि वहाँ पर प्रिंस भी मौजूद है और प्रिंस उससे कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग फिर से मिले हैं। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप लोगों को ऐसा क्या काम पड़ा कि आप लोग हमारी सिटी के बॉर्डर तक आ गए हैं। तो प्रिंस उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए घूमने आया हूँ। और फिर वो यंग फाई के बारे में उसे बताता है कि ये लड़का मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही रोड पर मिला था। तो मैंने जैसे ही इसे देखा तो मुझे इस पर शक हुआ और मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे गिरफ्तार करके लाओ। और फिर मैंने इससे कुछ सवाल पूछे तो इस लड़के ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा ही साथी है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये मेरा कोई साथी नहीं है। तो ये सुनकर प्रिंस कहता है कि अच्छा ठीक है। वो अपने सिपाही से कहता है कि इस लड़के को मार दो, मगर फिर प्रिंसेस कहती है कि रुको, ये मेरा नौकर है, क्या आप लोग मेरा नौकर मुझे वापस कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद प्रिंस अपने सिपाही को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर प्रिंस उससे कहता है कि मैंने जब इस लड़के को पकड़ा था तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर फिर हमें एक बहुत ही कीमती चीज मिली। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी है या किसी और की है, मगर वो चीज इस लड़के के हाथ में नहीं थी, मुझे वो कहीं और से मिली है। अगर तुम देखना चाहती हो वो चीज वहाँ पर उस टेबल पे पड़ी है। तो शूलियन उस टेबल के पास जाती है और उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये तो वही लेजेंडरी वेपन है। तो उस वेपन को देखकर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यंग फाई से कहती है कि तुम तो एक नंबर के झूठे भी हो, तुम्हें तो मैं वापस चल के ठीक करती हूँ। ये कहने के बाद वो यंग फाई को अपने साथ लेकर वहाँ से जाए। में हमने देखा था कि प्रिंसेस नियो यंग फाई को उनसे छुड़ाकर अपने साथ ले जा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस नियो शूलियन से कहती है कि पीछे देखो, कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। तो शूलियन जब पीछे देखती है तो वो कहती है कि नहीं, वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे, मगर वो लेजेंडरी कमान उनके पास है। तो नियो कहती है कि फिलहाल अपनी जान बचाने का सोचो, वो कमान तो हम उससे बाद में भी ले सकते हैं। तो उन लोगों को जाते देखकर प्रिंस को थोड़ा सा शक होता है उन पर और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि शायद वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, उन पे अटैक करो। तो वो सिपाही उन पे अटैक करने के लिए सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शूलियन उन पर अपनी आइस से अटैक करती है और दूसरी तरफ यंग फाई वो एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि हमें किसी तरह वो लेजेंडरी कमान वापस लानी होगी। और दूसरी तरफ प्रिंसेस नियो वो भी एक वॉरियर से लड़ रही होती है और उस पर अपनी सोर्ड से एनर्जी वेव अटैक करती है जिसे वो डॉज कर लेता है। मगर दूसरी तरफ शूलियन वो ज्यादा मुसीबत में होती है क्योंकि वो अकेले दो लोगों से लड़ रही होती है और वो दोनों ही उस पर अटैक करते हैं। तो शूलियन अपनी शील्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शूलियन बहुत दूर जा गिरती है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो दोनों वॉरियर अपनी तलवारें उसके गर्दन पे रखते हैं। तो प्रिंसेस शूलियन का जब ये हाल देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो बिल्कुल सीरियस होकर उनसे लड़ना शुरू हो जाती है और अपनी पावरफुल फॉर्मेशन से एक एनर्जी वेव अटैक करके एक का तो काम तमाम कर देती है। तो प्रिंस जब उस लड़की को इस तरह लड़ते देखता है तो उससे भी रहा नहीं जाता, वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बुलाता है और अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से प्रिंसेस पर अटैक करता है। तो प्रिंसेस उसे डॉज करने की कोशिश करती है। तो यंग फाई जब उसे उस तलवार को कंट्रोल करते हुए देखता है तो वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी एक कल्टीवेटर होगा। तो प्रिंसेस नियो कहती है कि ये अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए अपनी की का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा भी कोई शख्स
थर्ड रियलम में आ सकता है। तो ये सुनकर शेन दोबारा से उस पर अटैक करता है और इस मर्तबा प्रिंसेस नियो बाल बाल बचती है। वो तलवार उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, मगर वो तलवार घूम के सीधा वापस उसी की तरफ आती है, जिसके बाद प्रिंसेस नियो वहाँ से गायब होकर अपने आप को बचाती है। मगर वो तलवार उसका पीछे नहीं छोड़ती, वो जहाँ भी जाती थी वो तलवार उसके पीछे पीछे आ जाती थी। तो प्रिंसेस नियो को उस सोर्ड से लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करता है। तो प्रिंसेस नियो उसे रोकने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, मगर वो शील्ड टूट जाती है और प्रिंसेस नियो शेन के सामने हार जाती है। और हारने के बाद वो शेन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ लड़ने की, हमारा किंगडम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तो शेन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, इतने बड़े खतरनाक जंगल में किसको पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मारा है या फिर किसी जंगली जानवर ने मारा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगफाई को। योंगफाई को अब मौका मिल जाता है उस लेजेंडरी कमान तक पहुँचने का। तो प्रिंसेस शेन से कहती है कि तुम कभी भी कोई चीज छुपा नहीं सकते। तो शेन कहता है कि तुम्हें मरते हुए कोई भी नहीं देखेगा, ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकेगा। तो प्रिंसेस कहती है कि फिर उस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो प्रिंस जब पीछे मुड़कर देखता है तो योंगफाई उसके पीछे होता है और डोंग भी उसे देख रहा होता है। तो शेन कहता है कि ये तो मामूली सा बच्चा है। वो अपने सिपाही से कहता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो। तो वो सिपाही जैसे उसके करीब जाता है तो वो योंगफाई उसे एक झटके में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई को दिखाया जाता है, उसके हाथ में वही लेजेंडरी कमान होती है। तो प्रिंस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो ये चीज तुम्हारी है। तो योंगफाई उससे कहता है कि चलो हम इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद वो उस कमान से एक तीर का वार करता है। तो शेन अपने आप को बचाने के लिए अपने एक वॉरियर को आगे ले आता है, जो कि उस तीर के लगते ही वहीं पे खत्म हो जाता है। तो योंगफाई जब ये देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। जिसके बाद वो पास पड़े सभी एरोस को उठा लेता है और उससे कहता है कि अब देखता हूँ तुम अपने आप को कैसे बचाते हो। तो योंगफाई एक के बाद एक तीर का वार करता जाता है, जिसे देखकर प्रिंस थोड़ा सा डर जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो एरोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। शेन को उन्हें रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि वो घूम फिर के सीधा उसी की तरफ आ जाती थी। तो शेन उन एरोस को रोकने के लिए अपनी इल्यूजन सोर्ड का इस्तेमाल करता है और उन सोर्ड से उन एरोस को रोकने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोर्ड उन एरोस से टकराती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एरोस दोबारा से शेन की तरफ आती है। तो शेन उन्हें रोकने के लिए फिर से मल्टी सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर इस मर्तबा भी वो नाकाम हो जाता है। तो योंगफाई ये देखकर उसे कहता है कि अब तुम बेकार में ही इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हो, तुम इसे नहीं रोक सकते। ये एरो तब तक नहीं रुकते जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन का एक वॉरियर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। तो जैसे उसके पास पहुँचता है तो शेन का ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद वो एरो सीधा शेन के पिछवाड़े पर आकर लगती है। जिसके बाद शेन का वो असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो शेन उसे गुस्से से कहता है कि बेवकूफ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो असिस्टेंट उसे वहाँ से फौरन से ले जाता है। तो उन्हें भागता देखकर प्रिंसेस उनसे कहती है कि जाओ और घर जाके थोड़ी सी मरम पट्टी कर लेना। और योंगफाई से कहती है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूं। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो योंगफाई सीधा उसकी तरफ कमान करके खड़ा होता है, जिस पर प्रिंसेस को भी झटका सा लगता है। और दूसरी तरफ शूलियान वो बिल्कुल बेहाल पड़ी होती है और प्रिंसेस की मदद नहीं कर पाती। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में रात का वक्त है और बहुत तेज बारिश हो रही है और योंगफाई प्रिंसेस को लेकर एक गुफा में आ जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर प्रिंसेस को एक नाइफ दिखाकर कहता है कि चलो आज गेम खेलते हैं, मुझे बताओ कि मैं कहाँ निशाना लगाऊं, क्या तुम्हारी गर्दन पे या चेहरे पे। तो प्रिंसेस अपने मुंह से वो कपड़ा निकाल देती है और उसे कहती है कि बदबूदार नौकर, अगर तुमने मुझे टच करने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो योंगफाई कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं और फिर वो उसकी गोद में सर रख के सो जाता है, जिस पर उस प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है कि मेरे ऊपर से हटो। तो योंगफाई उठकर कहता है कि तुम बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव कर रही हो, बिल्कुल एक डेविल की तरह। मगर रुको, डेविल के बजाय तुम्हें चुड़ैल कहना कैसा रहेगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि सुनो छोटी चुड़ैल, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मैं अब तुम्हारा मास्टर हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उसकी गोद में सर रख के सो जाता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो प्रिंसेस के हाथ में कोई चीज आ जाती है, जिससे वो अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश करती है और योंगफाई को शक न हो इसके लिए वो उससे मीठी मीठी बातें करती है और उससे कहती है कि मास्टर प्लीज उठ जाइए। मगर योंगफाई नहीं उठता। जिसके बाद वो दोबारा से उसे कहती है कि ब्रदर प्लीज उठ जाइए। तो योंगफाई एक बच्चे की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिस पर प्रिंसेस को और भी गुस्सा आने लगता है
मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं करती और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे कहती है कि प्लीज मास्टर उठ जाइए। तो योंग फाई उठ जाता है और उससे कहता है कि वेरी गुड, आज तो मजा ही आ गया और दोबारा जिंदा होने के बाद से ये पहली मर्तबा मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली है। तो दूसरी जिंदगी का सुनकर प्रिंसेस को थोड़ा सी हैरानी होती है और वो उससे पूछती है कि दूसरी जिंदगी से क्या मतलब है। तो योंग फाई उसे बताने के बजाय उस बात को टाल देता है और उसे कुछ और बात बता देता है। तो प्रिंसेस कहती है कि शूलियान इस वक्त कहाँ है। तो योंग फाई उसे कहता है कि उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल रख सकती है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इस लेजेंडरी कमान ने तुम्हें कैसे चुन लिया। तो योंग फाई कहता है कि हो सकता है कि ये शायद मेरी पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा हो। तो प्रिंसेस अपने हाथ खुलवा लेती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो और वो कमान मुझे दो। तो वो उसे वो कमान छीन कर उस पर एक एनर्जी अटैक करने ही वाली होती है कि अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी गायब हो जाती है और वो लड़खड़ा कर बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शूलियान को। वो अभी भी जंगल में पड़ी हुई थी और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जानवर शूलियान के करीब आ रहा होता है। तो शूलियान को जब उसके आने की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक जंगली टाइगर होता है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की भी एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम चू शियांग होता है। और वो शूलियान से कहती है कि नियो कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंग फाई उसे उठाकर वहाँ से दूर ले आता है और फिर उसे एक घर नजर आता है। तो वो कहता है कि फाइनली हमें अब कोई जगह तो मिल जाएगी। और फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें तंग करने की कोशिश कर रहा था मगर तुम तो मुझ पर ही भारी पड़ गई हो। तो योंग फाई जब उस घर के अंदर पहुंचता है तो दरवाजा खोलकर देखता है कि वहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है और सब लोग वहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। जिसके बाद सब लोग योंग फाई को देखकर चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी